बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में फिजिकल साइंस का हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट। कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट के इससे पहले 2 वीडियोस हो चुके हैं जिनमें हम लोगों ने इस चैप्टर के मेजर पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। आज ये थर्ड और फाइनल वीडियो है जिसमें हम लोग रैशनल सोर्सेज के बारे में जानने वाले हैं। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि इस सीरीज ऑफ वीडियोस में जैसे ही मैं चैप्टर को कंप्लीट करूंगा उसके बाद माध्यमिक का प्रीवियस ईयर आपको कराने वाला हूं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के साथ मिलूंगा और उसके बाद वाले क्लास में मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ कवर करूंगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जानते हैं रैशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। रैशनल यूज ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हम समझते हैं एनर्जी इस चैप्टर में हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं। हमारा डिस्कशन है कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट। फिजिकल साइंस का ये फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करता है इस पूरी चीज से रिलेटेड कि हमारे इन्वायरमेंट के प्रति हमारी क्या अभिरुचि होनी चाहिए, क्या हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इसमें एनर्जी हमारे इन्वायरमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है और उसे सही तरीके से यूज करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये वर्ड मैं थोड़ी देर में डिफाइन करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ ये जो रैशनल एनर्जी का यूज है ये क्या है। देखिए, एनर्जी के जो सोर्सेज हमारे पास है उसे 2 तरह से मेनली कैटेगराइज कर सकते हैं। एक एनर्जी का सोर्स है जिसे हम यूज करके खत्म कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल, कोयला, इन सब की अगर मैं बात करूं तो कोल, पेट्रोलियम जैसे एनर्जी के सोर्सेज लिमिटेड है हमारे पास में। क्वांटिटी बहुत हाई है नहीं थी। आपको बता दिया जाए अकॉर्डिंग टू सम सर्वेज अगर देखा जाए तो जिस तरह से हम अभी पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, विद इन आने वाले 100 ईयर्स वी आर गोइंग टू कंज्यूम ह्यूज अमाउंट ऑफ पेट्रोल एंड कोल्स। तो ऐसा एक टाइम आने वाला है, आने वाले 100 और 150 साल बाद, जहां पर हमारे पास ये नहीं रहेगा। तो क्या हम इस तरह से एनर्जी को इस्तेमाल करें? नहीं, हमें ऐसे इस एनर्जीज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये सारे जो रैशनल सोर्सेज है अगर ये खत्म हो जाते हैं तो बिल्कुल एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब अर्थ पे एनर्जी के सोर्सेज नहीं बचेंगे। इसलिए हमें उसी सेम टाइम पे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज को भी इस्तेमाल करना चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा ये ऑल्टरनेटिव सोर्सेज क्या है। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज क्या है इसके मैं उनके कुछ एग्जांपल्स अभी आपको बताता हूँ और इलैबोरेट करूंगा थोड़ी देर में वीडियो में। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज में हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव सोर्स में एग्जांपल में बता रहा हूँ जो बहुत कॉमन है, वो है सन एनर्जी, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का एग्जांपल आप लोगों ने बहुत सारा देखा होगा, चाहे वो सोलर बैटरी के रूप में देखा है या सोलर कुकर के रूप में देखा है, जहां पर सोलर एनर्जी को यूज करके हम डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज में से यूज कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। हम अभी क्या कर रहे हैं, इवन दो कि हमारे पास सोलर एनर्जी अवेलेबल है, हम उसका जरा भी यूज नहीं कर रहे हैं, जबकि उसकी जगह पर जो हमारे पास घर पे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। घर की करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली जो कंपनीज है जनरली वो जो प्रोडक्शन कर रही है वो थर्मल एनर्जी से प्रोड्यूस कर रही हैं, जहां पर ये थर्म जो ये प्रोड्यूस कर रही है वो कोयला और पेट्रोल इन्हों जला के करती है। इससे क्या हो रहा है, कंजम्पशन ऑफ रैशनल सोर्सेज बढ़ रहे हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ क्यों जाना चाहिए। आई होप कि इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। तो चलिए हम लोग अब चैप्टर में जंप करते हैं, जहां पर चैप्टर के हर एक कंटेंट को 1 बाय 1 समझेंगे। यहाँ पर एक पहला वर्ड यूज किया गया है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू से आप क्या समझते हैं? आई होप कि कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में आपको पता है। नहीं पता है तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि 1 kg आपको मैंने कोयला दिया और 1 kg मैंने आपको पेपर दे दिया और मैं कह रहा हूँ इसे जलाओ। एग्जाम्पल में अगर मैं पूछूं कि आपको चाय बनाना है, क्या आप 1 किलो पेपर जलाकर उसमें चाय बना पाओगे? आंसर है नहीं। और 1 किलो कोयला जला के बना लोगे। तो क्या डिफरेंस निकल के आया? डिफरेंस समझिएगा। डिफरेंस ये है कि 1 किलो पेपर जलने पे जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और 1 किलो कोयला जलने पे जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, इन दोनों में एनर्जी में डिफरेंस है, राइट। तो अगर आप 1 किलो कोयला जला रहे हो और उससे एनर्जी जो आपको मिल रहा है, तो एनर्जी को किस यूनिट में कैलकुलेट करते हैं? वो है कैलोरी। इसीलिए हम इसे कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। जो भी फ्यूल हमारे पास है, चाहे आप पेपर जलाओ चाहे आप कोयला जलाओ, फ्यूल का मतलब ये मत समझिएगा कि जो हमारे लिक्विड है कि सिर्फ वही फ्यूल है। कोयला भी हमारा एक फ्यूल है, सॉलिड्स को भी हम फ्यूल के हिसाब से काउंट कर सकते हैं। इतना दूर तक सब कुछ क्लियर हो गया। तो किसी भी एक फ्यूल को जब आप जलाते हो तो फ्यूल को जलाने के बाद एक सर्टेन यूनिट क्वांटिटी पर जितना आपको एनर्जी मिलता है वही होता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू। क्लियर हो गया? इसका डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय अ यूनिट वेट और यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्यूल ड्यूरिंग अ कंप्लीट कंबस्शन इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। अब हम लोग आते हैं इसके यूनिट के बारे में। कैलोरीफिक वैल्यू का जो यूनिट है, मतलब जब हम लोग इसे जलाते हैं तो हम जिसे कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं जूल पर किलोग्राम केजी। ओके, जूल पर किलोग्राम, इसलिए जे पर केजी। याद रखिएगा, ये यूनिट एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगे बढ़ना चाहेंगे।
हम लोग अब नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड मैंने कहा था कि मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है हम जिस तरह से एनर्जी सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, ये एनर्जी सोर्सेज अगर हम इसी तरह से यूज़ करते रहे तो हमारा इन्वायरमेंट एक ऐसे टाइम पे आएगा, हमारा फ्यूचर एक ऐसे टाइम पे आएगा जो डाउट में आ जाएगा। इसे हमें बचाना है, ऐसा सिचुएशन हमें रेज नहीं करना है। तो हम लोग इसे कैसे बचा सकते हैं? इसके लिए हमें एनर्जी के सोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा और इस तरह से जो हम डेवलपमेंट करेंगे इसे ही कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी 100 साल की चीज़ों को अगर हम यहाँ से 500 साल चला सकते हैं, अगर हम इस तरह से इस्तेमाल करें, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला प्रीवियस ईयर में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से समझिएगा। बहुत सारे बच्चे सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड डेफिनेशन में तो यूज़ करते हैं लेकिन भूल जाते हैं इसका मीनिंग, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। Sustainable development is the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. क्लियर हो गया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग इसके सोर्सेज के बारे में जानने वाले हैं, राइट? तो कितने ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हमारे पास है? जो हमारे पास रैशनल सोर्सेज हैं, इनको रैशनल सोर्सेज के अलावा कन्वेंशनल सोर्सेज भी कहते हैं। उनके बारे में तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, कोल, पेट्रोलियम। मैं उनके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो भी इररैशनल सोर्सेज हैं, ऐसे जो अनकन्वेंशनल सोर्सेज हैं, उनके बारे में जानते हैं। देखिए, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में पहला एग्जांपल हमारे पास सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी का आप लोगों को ये एग्जांपल दिख रहा है। मैंने ये एक स्टॉक फोटो लिया है जो कि LME से लिया हुआ है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम कि इतना ब्यूटीफुल इमेज उन्होंने दिया है, मुझे प्रोवाइड किया है इस प्रेजेंटेशन के लिए। इस फोटो में आप देख सकते हैं ये जो बड़े बड़े प्लेट्स बनाए गए हैं, ये प्लेट्स एक्चुअली सोलर प्लेट है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लेट होते हैं जिनमें सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की पावर होती है। इस तरह के प्लेट मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो आप उन्हें परचेज कर सकते हैं और उन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसके 2 आउटपुट के वायर निकले रहते हैं। जिस तरह बैटरी में 2 आउटपुट होते हैं, बिल्कुल इसके भी 2 आउटपुट होते हैं। आप इन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्लेट को बस ऐसे जगह पे प्लेस करना है जहाँ पर सनलाइट डायरेक्टली पड़ती हो, और जब सनलाइट इसे मिलेगा तो ये हीट जनरेट करेगा। आपको पता है डिफरेंट टाइम पे हीट नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। आपको पता है डिफरेंट टाइप पे सन की पोजीशंस डिफरेंट होती है, इसलिए हमें इसे रोटेट भी करना पड़ता है आवश्यकता अनुसार, लेकिन कभी कभी ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए इसके कुछ अपने लिमिटेशंस आते हैं। इस लिमिटेशन की वजह से हमें इसे यूज़ करने में थोड़ी दिक्कत आती है। सपोज अगर आपका रेनी सीजन चल रहा है और लगातार क्लाउडी वेदर रह रहा है तो आपको सनलाइट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं रहेगा। इसीलिए आप एक घर में दोनों सोर्सेज रखिए। जो कन्वेंशनल सोर्सेज है, जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आप उसे भी रखिए, साथ में ऑल्टरनेटिवली इसे भी रखिए। इससे क्या होगा, जब आप अपने घर में इस एनर्जी सोर्स को यूज़ करेंगे तब आपको दूसरे वाले कन्वेंशनल वाले एनर्जी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ रही है और आप उसे सेव कर पा रहे हो, राइट? आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो भी कम आएगा। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज के हमारे पास सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम फ्यूचर जनरेशन को प्रॉफिट देंगे, बल्कि उससे प्रॉफिट हमें भी होगी। तो सोलर प्लेट के बारे में मैंने बताया। इसके कुछ एप्लीकेशन सोलर कुकर में किए जाते हैं और इसके कुछ और एप्लीकेशन सोलर सेल्स में किए जाते हैं, लेकिन इसके भी अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है। मैंने यहाँ लिस्ट कर रखा हुआ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने डिसएडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी की बात की है। इट इज़ अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, रात के वक्त में आपको मिलेगी नहीं। इसीलिए आप लोग सोलर सेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इन एनर्जीज को स्टोर करके रखेगा। इसके बाद है डिसएडवांटेज। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा डिसएडवांटेज है इट इज़ नॉट अवेलेबल इन क्लाउडी वेदर। जैसा मैंने भी बताया, अगर रेनी सीजन चल रहा है तो रेनी सीजन के टाइम पे आपके पास थ्रू आउट डे टाइम में भी आपको सन दिखेगा नहीं, जिसकी वजह से आपको एनर्जी नहीं मिलेगी और आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आगे चीज़ पढ़ते हैं। हमारा दूसरा जो ये इररेशनल सोर्स है वो है विंड पावर। आपको पता है इस तरह के बड़े बड़े टावर्स लगाए जाते हैं, उसके ऊपर में टर्बाइंस लगाई जाती है। एक्चुअली ये विंड मिल्स होते हैं। इन विंड मिल्स के ये रोटेट करते हैं खुद से, इन्हें रोटेट करवाया नहीं जाता इलेक्ट्रिसिटी देके। ये बड़े पंखे जो है इनको हम पावर सप्लाई देके इन्हें घुमाते नहीं है, बल्कि अगर इन्हें छोड़ दिया जाए तो ये खुद हवा से रोटेट करते हैं और रोटेशन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उस एनर्जी को हम लोग अपने पास स्टोर कर लेते हैं और फिर हम इसे फ्यूचर में यूज़ करते हैं। लेकिन इसके बहुत सारे लिमिटेशंस है। व्हेन द विंड डज नॉट फ्लो, अगर ऐसा हो रहा है कि हवा नहीं चल रही है तो डेफिनेटली ये घूमेंगे नहीं और डेड पड़ा हुआ है। साथ ही साथ इसका जो एरिया है वो बहुत ह्यूज एरिया कंज्यूम होता है। तो अगर आप एयर प्रोडक्शन का मतलब विंड को यूज़ करना चाहते हो तो आपको समझ सकते हैं ना, बहुत बड़े इलाके में आपको इस तरह से इन्हें खुला छोड़ना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बहुत सारे लिमिटेशन की वजह से हम लोग विंड पावर को नहीं यूज़ कर पाते। क्लियर हुआ? विंड पावर के अपने भी, जैसे कि आपको पता है, ये फ्री सोर्स है। अगर आप इसे मतलब इंस्टॉलेशन में जो आपका खर्च लग रहा है उसके बाद जो आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अब जब तक एयर मिल रहा है तब तक आप कर सकते हैं, और आप पता है ये कभी एंड नहीं होने वाला। टाइडल पावर के बारे में बात करते हैं। टाइडल पावर एक दूसरा टॉपिक है हमारा जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, ये शटरस्टॉक से लिया हुआ है। शटरस्टॉक इस पिक्चर में आप देख सकते हैं
एक टरबाइन सेट किया गया है जिस टरबाइन में हाइड्रो को यानी कि वाटर को यूज़ किया गया है। जब पानी बहेगी, जब वो उठेगी और टाइड्स आएंगे तो उसके वजह से ये टरबाइंस घूमना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उस एनर्जी को हम स्टोर करके रखेंगे फ्यूचर यूज़ के लिए। इमीडिएटली भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा टाइडल पावर है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये रिन्यूएबल है, मतलब आप जितनी चाहे उतना इस्तेमाल करें, खत्म कभी नहीं होने वाला। लेकिन इसका डिसएडवांटेज, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका अपफ्रंट कॉस्ट। अपफ्रंट कॉस्ट इसका बहुत हाई है। इसे इंस्टॉल करवाना, इसे स्टार्ट करवाने में जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत हाई होता है, इसीलिए हम लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते और ये एक हमारा प्रॉब्लम है। इस तरह के और इरेशनल सोर्सेज हमारे पास है, रिन्यूएबल सोर्सेज हमारे पास है, जिसमें है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है आप देख सकते हैं। अलामिस स्टॉक का ये भी एक फोटो लिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं अर्थ के अंदर में जो मैग्मा है, आपको पता है अर्थ के क्रस्ट के अंदर आप जब नीचे जाएंगे वहाँ मैग्मा प्रेजेंट है। ये मैग्मा, यहाँ जो मैग्मा प्रेजेंट है, ये मैग्मा बहुत हीटेड कंडीशन में होता है। इसका जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को यूज़ करके आप बहुत सारी काम कर सकते हैं। यहाँ पर जियोथर्मल के बारे में नोट दिया गया है, चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जियोथर्मल एनर्जी इज द थर्मल एनर्जी जनरेटर एंड स्टोर्ड इन द अर्थ। इसके बारे में बात की गई है। रिसोर्सेज ऑफ द एनर्जी रेंज फ्रॉम shallow ground to hot water and hot rock found in a few miles beneath the earth's surface and down even deeper to the extremely high temperature of molten rock called magma। तो इसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को समझाया था, वही चीज़ यहाँ लिखी गई है। जिस geothermal energy can be used for space heating or boiling water and generate steam to drive turbo generators। तो ये हमारा इसका कुछ उपयोग है, कुछ यूजेस है जो हम इसमें कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो इतनी दूर तक हम लोगों ने बहुत सारे नए ऑल्टरनेटिव सोर्सेज के बारे में जाना। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस में इनके एडवांटेज और इनके डिसएडवांटेज के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इनको जान के रखिएगा। इसका अगला जो पार्ट है वो है बायोमास एनर्जी एंड बायोगैस। बायोमास एनर्जी और बायोगैस क्या होता है? तो नेचुरल चीज़ों को डिकम्पोज करने के बाद उनसे जो गैस निकलता है, उन गैसेस को हम बायोगैसेस में काउंट करते हैं। नेचुरल चीज़ों को डिकम्पोज करने के बाद इसमें से एक बहुत ही पॉपुलर गैस, जिस पॉपुलर कह सकते हैं जो बायोगैस है, वो है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नाम सुना होगा। आज के टाइम पे सीएनजी के बहुत सारे ऑटो रिक्शॉज है जो मार्केट में अवेलेबल है, जिनको हम लगातार यूज करें। तो सीएनजी जो है वो एक हमारा बायोगैस है, याद रखिएगा। दैट हैज बीन कंप्रेस्ड एंड कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल्स। आप समझ सकते हैं कि ये जो सोर्स हमारा है, ये सोर्स हमारा एक आज के वक्त में हम लोगों ने नेचुरल गैसेस या बायोगैसेस को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है, जिसमें सीएनजी एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हमारे सामने है, जहां आप लोग देख सकते हैं कि बिना किसी चीज़ को, मतलब किसी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए बिल्कुल सेम चीज़ें जो हमें फ्यूल से मिल सकती थी, दूसरे ऑल्टरनेटिव फ्यूल से मिल सकती थी, या कह सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल से मिल सकती थी, वही रिन्यूएबल में भी मिल रही है। अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हमें इस तरह का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अगर सामने से अगर आपको आता हुआ एक ब्लैक कलर का रिक्शा दिखे, जिसमें आपके पास पता है कि वहाँ पर उन रिक्शाज में, मतलब जो दूसरी बात की जा रही है जिन्हें कन्वेंशनल होती है, जिनको ब्लैक रखा गया है और ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन रखा गया है सीएनजी के लिए, जिससे आपको पहले ही पता चल जाए कि ये जो सीएनजी वाले ऑटो रिक्शाज है। शायद आपको ये बात पता होगी, नहीं पता है तो जान लीजिए। अगर आपके सामने ये दोनों में से किसी एक को चूज़ करने का ऑप्शन आए, ऑलवेज सीएनजी को चूज़ कीजिए, क्योंकि वो इको फ्रेंडली है, एटमॉस्फेयर के लिए अच्छी है। साथ ही साथ आने वाले फ्यूचर में जब आपके पास किसी बाइक, स्कूटर, कार को खरीदने की सिचुएशन आए, तो पहले प्रेफर कीजिएगा कि क्या उसमें सीएनजी है। पेट्रोल डीजल के कार बाइक्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन अगर सीएनजी अवेलेबल हो तो पहले सीएनजी को दीजिएगा। भले उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा पड़ जाए, लेकिन वो हमारे फ्यूचर के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेके चलता है। तो जरूरी है कि हम लोग सीएनजी की इंपॉर्टेंस को समझें, इसीलिए ये चैप्टर हमें फिजिक्स में दिया गया है। फिजिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर में हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। आज के इस क्लास का लास्ट भाग होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेस्ट। सुन के काफ़ी वियर्ड लगेगा। जी हाँ, वेस्ट मटेरियल को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। CBM का नाम आप लोगों ने सुना है, कोल बेड मिथेन, ये भी इसके एक एग्जांपल्स में आता है। कोल बेड मिथेन, कोल बेड गैस, कोल माइन मिथेन आर द फॉर्म्स ऑफ नेचुरल गैस दैट इज स्टोर्ड एब्जॉर्ब्ड इन डीपली बरीड कोल सीम्स। ओके, तो कोल के जो हमारे जितने भी जहाँ पर कोयले की खदान है, जहाँ से उनको खोद के निकाला जाता है, उन जगह पर ये गैसेज स्टोर्ड रहते हैं, जो कि एक बायोगैस है, याद रखिएगा। In recent decades, it has become an important source of energy. CBM is generated either from a biological process as a result of microbial action or form a thermal process as a result of increasing heat in the depth of the coal. Okay? मीथेन हाइड्रेट्स, ये भी हमारा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पर हम लोग मीथेन हाइड्रेट्स एक बायोगैस की तरह है, एक नेचुरल गैस की तरह, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
मिथेन हाइड्रेट्स में क्या होता है, मिथेन हाइड्रेट्स का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मिथेन हाइड्रेट्स का एक ऑल्टरनेटिव नेम है जिसे हम लोग कहते हैं फायर आइस। ठीक है, तो फायर आइस क्यों? क्योंकि एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है और ये आइस की तरह दिखने में है, इसीलिए हम इसे फायर आइस कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट्स इट, ये था हमारा इस चैप्टर का पार्ट जिसमें हम लोगों ने आज डिस्कस किया। लेट मी गो टू द फर्स्ट, ओके हियर, द रैशनल यूज ऑफ एनर्जी, या कह सकते हैं रैशनल एंड इरैशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। रैशनल इरैशनल का दूसरे नाम है कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, बहुत सारे नामों से नहीं जाना जाता है। ये था हमारा आज का पार्ट। तो बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के माध्यमिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। माध्यमिक के प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस चैप्टर से, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं या नहीं, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, डू टेक केयर।